दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5 से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण होता क्या है। इसके बाद चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो जितने भी जीव हैं जिनमें कि लैंगिक जनन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी और द्विलिंगी। अब बात आती है कि एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं। तो जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीव में हो तो उन्हें हम बोलते हैं एक लिंगी या फिर यूनिसेक्सुअल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मानव यानी कि हम। तो मानव में आप देखेंगे कि जो नर होते हैं और जो मादा होती है वो अलग अलग होती है। तो मानव जो है एक लिंगी जीव है। वहीं अगर हम बात करें द्विलिंगी जीव की यानी कि बाइसेक्सुअल की, तो बाइसेक्सुअल जीवों में जो नर और मादा होते हैं दोनों ही जननांग एक ही जीव में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में केचुआ यानी कि अर्थवर्म, तो अर्थवर्म में आप देखेंगे कि एक ही शरीर में उसमें नर और मादा दोनों ही जननांग पाए जाते हैं। तो केचुआ एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ यानी कि द्विलिंगी हुआ। आपको बता दें कि जो कुछ निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उनमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो जनरली एक ही में पाए जाते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन जो हायर एनिमल है यानी कि जो उच्च कोटि के एनिमल है उनमें मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देते हैं यानी कि वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जब मेल और फीमेल अलग अलग हों और देखकर पता चल जाए कि कौन सा नर है कौन सा मादा है, कहने का मतलब है कि नर और मादा में आपको जब भिन्नता पता चले तो इसे हम बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आपको बता दें कि मेंडलवाद के प्रयोग के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जीवों में लिंग निर्धारण की तरफ ध्यान दिया। तो इन्हीं वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिक थे मैकलंग, विल्सन और स्टीवेंस। इन लोगों ने लिंग निर्धारण के वास्तविक वैज्ञानिक आधार का पता लगाया और इस प्रकार सन 1902 में मैकलंग ने लिंग निर्धारण के गुणसूत्रवाद यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपसे पूछे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दिया था, तो ये थ्योरी दिया था मैकलंग ने 1902 में। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के अनुसार अगर हम देखें तो मैकलंग का कहना था कि सभी एक लिंगी जंतुओं का जो लिंग निर्धारण होता है उनके अनेक लक्षणों के समान होता है। कहने का मतलब है कि जो जीव के लक्षण होते हैं वो उनके गुणसूत्रों पर निर्भर करते हैं तथा गुणसूत्रों की जो वंशागति होती है वह मेंडल के नियम के अनुसार होती है। तो आइए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को हम मनुष्य में समझते हैं, यानी कि अब हम बात करेंगे मनुष्यों में लिंग निर्धारण की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हायर एनिमल होते हैं यानी कि जो उच्च कोटि के जीव होते हैं उनमें आपको उनके शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं दिखने को मिलेंगी। एक होगा कायी कोशिका जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनन कोशिका यानी कि जर्मिनेटिव सेल या इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। तो उसी तरह मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के प्रत्येक कायिक कोशिका में यानी कि सोमैटिक सेल में या फिर कह सकते हैं जो वेजिटेटिव सेल है और जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनमें आपको 46 या फिर कह सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा दोनों में समान होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। कहने का मतलब ये है कि 46 गुणसूत्र में जो 44 गुणसूत्र हैं यानी कि जो 22 जोड़े होते हैं उसे हम समजात गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि नर हो और जो मादा है उन दोनों में एक ही जैसे होते हैं। जबकि बचा हुआ एक जोड़ा जो होता है वो
नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है, इसलिए इस गुणसूत्र को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, क्योंकि यही गुणसूत्र निर्धारित करता है कि आने वाली संतानें लड़की होंगी या फिर लड़का। इस वजह से इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यदि हम पुरुष में देखें तो पुरुष में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि इसमें एक गुणसूत्र जो होता है वो बड़ा होता है और जो दूसरा गुणसूत्र होता है वो छोटा होता है। इस कारण इस प्रकार के गुणसूत्र को हम बोलते हैं हेट्रोसोम्स या फिर एलोसोम्स। जबकि अगर हम बात करें स्त्रियों में, तो स्त्रियों में जो 23वां जोड़ा होता है वो दोनों ही XX गुणसूत्र होते हैं, यानी कि दोनों ही गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पुरुषों में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होता है XY और स्त्रियों में होता है XX। अब इन गुणसूत्रों को हम कैसे निरूपित करते हैं, तो पुरुषों की जनन कोशिका में 22 जोड़े या फिर कह सकते हैं 44 गुणसूत्र समजात होते हैं और जो 23वां जोड़ा है वो होता है XY जिसे हम विषमजात बोलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसे हम 44 + XY से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्त्रियों की, तो स्त्रियों में जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें 22 जोड़े समजात गुणसूत्र और जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है XX जो कि समजात होता है। इस तरह से हम स्त्रियों के जो 46 गुणसूत्र हैं उसे हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, 44 + XX। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मनुष्यों में जो लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये जो X गुणसूत्र है ये मादा निर्धारक है, यानी कि ये डिसाइड करता है कि आने वाली संतान फीमेल होगी, और Y जो गुणसूत्र है ये डिसाइड करता है कि आने वाली संतान नर होगी यानी कि मेल होगा। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया था कि मनुष्यों में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इस तरह से बनता चला जाएगा। तो जो 23 पेयर होता है जिसमें कि X और Y गुणसूत्र होते हैं, तो जो Y गुणसूत्र होता है वो आकार में सबसे छोटा होता है। अब ये Y गुणसूत्र कैसे सेक्स को डिसाइड करेगा, तो Y गुणसूत्र का जो P आर्म है, जो शॉर्ट आर्म है, यानी कि गुणसूत्र में 2 आर्म होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। तो जो शॉर्ट आर्म होता है उसे P से प्रदर्शित करते हैं और जो लॉन्ग होता है उसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Y गुणसूत्र की जो P आर्म है उसमें एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं SRY जीन। तो SRY का फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइन रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। S का मतलब है सेक्स डिटरमाइनिंग, R का मतलब है रीजन और Y का मतलब है Y क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। तो इस जीन के ऊपर एक फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं TDF, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मदर से ओवम आया और फादर से स्पर्म आया, अब ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं, यानी कि ये पता नहीं है कि आने वाला जो बच्चा है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, तो जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं उन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में Y क्रोमोसोम के कारण, यानी कि जब नर का Y क्रोमोसोम अगर फ्यूज़ किया है तो वो क्या करेगा, टेस्टिस के डेवलपमेंट में सहायता करेगा। और टेस्टिस के डेवलपमेंट में कौन सहायता करेगा, TDF, यानी कि टेस्टिस डेवलपमेंटल फैक्टर। तो इस तरह से अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में बन जाएगा टेस्टिस, और टेस्टिस बनने के कारण जो एम्ब्रियो है वो हो जाएगा मेल। तो इस तरह से Y क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि उसके आने वाली संतानें लड़के होंगे। तो आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि किस तरह से मनुष्य में क्रोमोसोम फ्यूज़ होते हैं और किस तरह से डिसाइड होता है कि आने वाली संतानें लड़का होंगी या फिर लड़की। तो जब पुरुष की जनन कोशिकाएं यानी कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक जनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो इन 4 शुक्राणुओं में से 2 शुक्राणु में X गुणसूत्र जाते हैं और 2 शुक्राणु में Y गुणसूत्र जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब गैमिट बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 46 का आधा हो जाएगा 23 गुणसूत्र। तो इस तरह से 2 शुक्राणुओं में होगा 22 + X
और बाकी 2 में होगा 22 प्लस वाई। वहीं अगर हम बात करें स्त्रियों के युग्मकों की यानी कि अंडाणुओं की, तो स्त्रियों में दोनों ही लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, इसलिए जो अंडाणु में गुणसूत्र होता है वो होता है 22 प्लस एक्स। तो इस तरह से स्त्रियों में जो मियोसिस है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन से जो अंडे बनते हैं, जो अंडाणु बनते हैं, उनमें एक ही तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो होते हैं 22 प्लस एक्स। तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुरुष की जनन कोशिका है, ये स्त्री की जनन कोशिका है। तो जब पुरुष में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और युग्मकों का निर्माण हुआ तो 50% शुक्राणु में एक्स क्रोमोसोम गए और 50% शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र गए। और वहीं अगर हम बात करें स्त्रियों में, तो स्त्रियों में मियोसिस डिवीजन के बाद एक ही तरह के एक्स गुणसूत्र बनते हैं, यानी कि 50% में भी वही एक्स गुणसूत्र जाएगा और 50% में भी वही एक्स गुणसूत्र जाएगा। अब जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो पुरुष का जो एक्स गुणसूत्र है जब स्त्री के अंडाणु से मिलता है तो उस केस में होती है लड़की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष का जो शुक्राणु है जिसमें है 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम और स्त्री का जो 2 अंडाणु है जिसमें कि 22 प्लस एक्स गुणसूत्र है। तो कोई भी अंडाणु अगर पुरुष के इस वाले गुणसूत्र से मिलेगा तो अगर दोनों को टोटल कर दिया जाए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स तो टोटल कितना आ जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। तो ये जो गुणसूत्र है ये किसका है, स्त्री का है, यानी कि उसके आने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। यानी कि अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र और स्त्री का एक्स गुणसूत्र ये दोनों ही मिलते हैं तो होती है लड़की। अब इसी तरह अगर हम बात करें पुरुष के वाई गुणसूत्र की, तो पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के किसी भी एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो बनता है लड़का। यानी कि अगर हम पुरुष का 22 प्लस वाई और स्त्री का 22 प्लस एक्स इन दोनों को मिला दे तो क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई। और ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन किसके लिए होती है, लड़के के लिए होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो आने वाली संतान अगर लड़का हो रहा है तो ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है पुरुष पर, क्योंकि लड़के के लिए वाई गुणसूत्र किससे मिलता है, पुरुष से मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मनुष्यों में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।